नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी में स्वागत है। आज तारीख है 23 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और 30 जनवरी आने वाला है जल्द ही। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 सितंबर पिछले साल आपका एग्ज़ाम हुआ था और 30 जनवरी आ गया है, 4 महीने बीत चुके हैं। तो थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। एक डेली रूटीन ज़रूर होना चाहिए आपके पास, जिसमें 1 घंटा करंट को दीजिए, 1 से 1.5 घंटा लिखने पर दीजिए। बाकी 4 से 5 घंटे मिनिमम क्या करना है, जीएस पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर रूटीन नहीं होगा, भले ही आप कोचिंग कर रहे हो तब तो आपको सेल्फ स्टडी का समय ही नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं और ख़ुद से पढ़ रहे हैं, रूटीन नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, क्योंकि फिर आप किसी भी चीज़ को टारगेट करके पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी कुछ मैं बताता हूँ 1 सेकंड भी आपका बर्बाद नहीं होने देता हूँ। अच्छी चीज़ें ही बताता हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बताता हूँ। तो ध्यानपूर्वक थोड़ा सा और सीरियसली लीजिए इस एग्ज़ाम को। ऐसा मत कीजिएगा कि 4 एग्ज़ामों में उलझे पड़े हैं तो उसमें से एक बीपीएससी भी है, कठिन होगा, नहीं निकाल पाएंगे आप। मेंस और पीटी दोनों का पैटर्न अलग हो गया है। जीएस2 में करीब में 20 सवाल लिखने होते हैं और अभी आप 1 घंटे में 1 सवाल लिखते हैं। तो ज़रा अपना अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको 20 गुना अधिक तैयार करना पड़ेगा अभी आप जिस स्तर पर हैं वहाँ से। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना शुरू कीजिए। डिटेल में करंट को पढ़िए, जीएस को पढ़िए और टारगेट करके पढ़िएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन कौन सा न्यूज़ है आज आपके लिए। कल रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और विराजमान हो चुके हैं रामलला। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, इतनी खूबसूरत मूर्ति है कि उसको देखो तो लगता है देखते ही रहें। बहुत ही अच्छी मूर्ति है और बहुत बड़े स्तर पर गेस्ट वगैरह आए थे। आज से पब्लिक के लिए खुल जाएगी, है ना। और सुबह सुबह आया कि इतने लोग जुट गए वहाँ पर कि भारी भीड़ भरकम वहाँ पर मौजूद है। कोई बात नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 22 जनवरी के तारीख को और मंदिर से नागर शैली में बता चुका हूँ आपको। और ये जो मूर्ति है इसके लिए सालिग्राम पत्थर का उपयोग किया गया, जो कहाँ से आया था, नेपाल से आया था। और उसके बाद से उसको क्राफ्ट किया है मैसूर के एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने किया है। तो ये कल का आपको इवेंट तो पता ही होगा, कल पूरे दिन यही चला था इवेंट और आज ही पूरे दिन यही चलेगा। अब आपको थोड़ा सा मैं अलग दृष्टिकोण देता हूँ। क्या दृष्टिकोण है एक, तो देखिए भारत में राजनीति का 2 धारा मौजूद है। 1980 का दशक जो था वो भारत में क्या था, तो वो राजनीति में ट्रांजिशन का फेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौर के बाद राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है और बिल्कुल ही बदल गई। कैसे बदली? क्योंकि पहली बार जब ओबीसी के लिए आरक्षण लाया गया और 27% रिजर्वेशन की बात की गई, उसके बाद क्या हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी या और भी जनसंघ जैसी पार्टियां थी उनके लिए मुश्किल हो गया कि अब वोट किस नाम पर वो गैदर करेंगे, क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण को दे दिया गया। तो उसके बाद इसको बुलाया था मंडल कमंडल। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको पता होना चाहिए, आप स्टूडेंट हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये मंडल कमीशन, इसको बुलाया था। मंडल कमीशन पता ही होगा आपको। तो उसके बाद कमंडल का दौर शुरू होता है। जैसे ही मंडल का रिजर्वेशन का ऐलान हुआ था, उसके पश्चात ही आडवाणी जी जो हैं उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। कहाँ से? सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की सबसे पहली रथ यात्रा। दूसरी रथ यात्रा है उनकी नॉर्थ से साउथ है, बिल्कुल कन्याकुमारी तक की। तो ये 2 रथ यात्रा बहुत ज़्यादा मायने रखता है बीजेपी के जन्म लेने। भारतीय जनता पार्टी क्यों जन्म लिया था इसने? बात तो बहुत पहले से चली आ रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आप बात शुरू कर सकते हैं, जो नेहरू जी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, उद्योग मंत्री वगैरह वही थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और पूछा जा चुका है ये पीटी में सवाल। तो मंडल के बदले कमंडल की जो राजनीति है ये शुरू हो चुकी थी भारत में। वर्तमान में अगर आप बात करेंगे, आप थोड़ा सा रामलला से इधर हट के बात करते हैं, तो देखिए दरअसल हो क्या रहा है। राजनीति में आपको अभी भी 2 धारा दिखेगा। एक दिखेगा जो जातिगत जनगणना की बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात करता है और इन आधार पर समाज में आरक्षण देकर या जातिगत चीज़ों को हवा देकर मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की बात करता है। अब भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, भाजपा के लिए क्या मुश्किल है? पॉलिटिक्स को समझिएगा ज़रा, आपको मैं समझा देता हूँ। अगर जातिगत चीज़ें हावी होती हैं और पार्टियां यूनाइट होती हैं तो वोट बट सकता है और वोट बटने पर भाजपा को नुकसान हो सकता है या रूलिंग पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो फिर से मंडल कमंडल 2.0 की जो अवधारणा है वो आपको दिख रहा होगा। जहां बिहार में जातिगत जनगणना की बात होती है तो वहीं देश स्तर पर क्या बात होती है? हिंदुत्व की बात होती है, रामलला की बात होती है। रामलला आध्यात्म की चीज़ तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं उनको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया गया है। ये तो आपको पता होगा। नॉर्थ से साउथ तक
धर्म के आधार पर एकीकरण की बात ही होती है, और दूसरी जो पार्टियां हैं वो जाति के आधार पर एकीकरण की बात करती हैं। डिवाइड शब्द मत यूज कीजिएगा जब भी आप लिखते हैं, तो एकीकरण शब्द को यूज कीजिएगा। ओके, तो इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा, इससे कुछ नुकसान होता है और कुछ कहीं कहीं पर बेनिफिट भी आपको देखने को मिल सकता है कि भाई राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझते चलिएगा। आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं हम लोग। आज का आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला एक और छोटा सा न्यूज़ है जिसमें आपके लिए पीटी फैक्ट है। पीटी फैक्ट क्या है भाई? तो चाइनीज़ रिसर्च व्हीकल जो है ये मालदीव की तरफ में बढ़ रहा है। आपको पता ही है कि मालदीव में चीन की समर्थित सरकार की स्थापना हुई है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कसम खा के आए हैं कि जब तक हम रहेंगे भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं स्थापित होने देंगे। पता है उन्होंने क्या किया? एक मालदीव के एक छोटे से बच्चे को एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी, मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी। अब मालदीव चूँकि द्वीपीय देश है तो सड़क से तो कनेक्टिविटी नहीं है सभी जगहों पर, तो वहाँ पर एक इंडियन विमान खड़ा था, इंडियन एयर एम्बुलेंस खड़ा था जो भारत सरकार ने गिफ्ट किया था मालदीव को। मालदीव के राष्ट्रपति ने उस एयर एम्बुलेंस को इजाज़त नहीं दी, जिसके कारण से उस बच्चे की मौत हो गई। छोटे से बच्चे के लिए भी उन्होंने अपने देश और अपने विचारधारा के आधार पर इतनी ज़्यादा नफरत को हवा दी। इस छोटे से बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस का, इंडियन एयर एम्बुलेंस था जो भारत सरकार ने गिफ्ट किया तो उसको यूज़ नहीं करने दिया, जिसके कारण से छोटे बच्चे की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का वहाँ पर विचारधारा भी है। तो उसी विचारधारा में एक और चीज़ है, चाइनीज रिसर्च व्हीकल, जिसका नाम याद रखिएगा जिनयांग होंग 03, जिंग यांग, और देखो प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है ऊपर नीचे क्योंकि चाइनीज़ शब्द है तो कहाँ से मैं यूज करूँगा सही से, लेकिन प्रोनाउंस करूँगा। लेकिन देखिए जिनयांग होंग 3 ये हाल ही में चर्चा में रहा था। ये किससे संबंधित है? ये दे देगा कि चाइनीज स्पेस क्राफ्ट है या चाइनीज सैटेलाइट है, चाइनीज रिसर्च व्हीकल है, तो आपको बताना पड़ेगा इस तरह से। और इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं बीपीएससी की मैं बात करूँ तो। ओके, आज का आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। असर का रिपोर्ट के मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और असर के रिपोर्ट के बारे में डिटेल आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए क्या था इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल, असर 2023 रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, लेट्स लिसन टू टीनेजर्स। ठीक है भाई, ये बच्चे को सुनिए जो बच्चा बोल रहा है, और बहुत ही डिटेल आर्टिकल था, इसीलिए मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना ही करना चाहिए। 19 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में आया था और उसको हम लोग पढ़ते हैं। असर गैर सरकारी संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है जिसका नाम क्या है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी नागरिक नेतृत्वकारी घरेलू सर्वेक्षण है। घरेलू सर्वेक्षण मतलब कि पूछ कर। इसमें होता क्या है, दरअसल में पूरे देश भर से 34 से 35 हज़ार सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश में शिक्षा की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। बेसिक असर 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्री स्कूल और स्कूल में नामांकन के संबंध सूचना एकत्र करता है। 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी पठन और अंकगणित क्षमताओं को समझने के लिए उनका मूल्यांकन करता है। पहली बार 2005 में क्रियान्वित बेसिक असर सर्वेक्षण वर्ष 2014 तक प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा था, जिसे फिर वर्ष 2016 में एक वैकल्पिक वक्र वर्ष चक्र में बदल दिया गया। देखिए पहले होता क्या था, 2005 से 2014 तक प्रत्येक वर्ष में आयोजित होता था, उसके बाद उसको चेंज करके अल्टरनेट ईयर में कर दिया गया था। ठीक है, देखिए आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो ना हो, लेकिन इस रिपोर्ट में जो तथ्य आए हैं, जो फैक्ट्स आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उनको विशेष ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करता है तो आपको कुछ रेफरेंस चाहिए होता है अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो रेफरेंस के तौर पर आप इन टॉपिकों को, इन मुद्दों को, इन आंकड़ों को उठा सकते हैं अपने आंसर में, निबंध में, अपने बोलने में, कहीं पर कुछ भी साबित करने में इन चीज़ों को उठा सकते हैं। लेकिन हमेशा एक ही पक्ष नहीं देखना चाहिए। 70 वर्ष 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हैं और धीरे धीरे क्रमागत रूप से हम लोग सुधार कर रहे हैं। और 70 वर्षों की आज़ादी के पश्चात हम अपना कंपेयर किससे करते हैं? जो सदियों से आज़ाद देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप हैं, उनसे कंपेयर करते हैं। तो थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन सही तरीके से कीजिएगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये नहीं होता है कि आप इतना क्रिटिसाइज कर दें कि आपका आंसर गलत साबित हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है उद्देश्य। वर्ष 2023 का सर्वेक्षण ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर विशेष रूप से रोजमर्रा के जीवन में पठन व गणित कौशल को लागू कर सकने की उनकी क्षमता, उनकी आकांक्षाओं पर केंद्रित है। जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी पठन क्षमता कितनी है, पढ़ पाते हैं कि नहीं, और मैथमेटिक्स को लेकर बेसिक स्किल जो होते हैं वो उनका डेवलप हो पाया है कि नहीं। आपको तो पता ही होगा बेसिक स्किल का मतलब क्या होता है, जोड़ गुना भाग, और जो बेसिक अंक गणित का मैथमेटिक्स होता है उसी को कहा जाता है। ठीक है,
हालिया सर्वेक्षण ग्रामीण भारत में युवा विकास के विविध पहलुओं पर साक्ष्य प्राप्त करने के व्यापक उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया है, जिसका उपयोग सभी क्षेत्रों के हितधारक सूचना संपन्न नीति एवं अभ्यास के लिए कर सकते हैं। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों में अन्वेषण किया है। गतिविधि, भारत के युवा वर्तमान में किन गतिविधियों में संलग्न हैं। योग्यता, क्या उनके पास बुनियादी व व्यवहारिक पठन व गणित की क्षमताएं हैं। कभी आपने एक चीज़ सोचा, गणित क्यों पढ़ाया जाता है बचपन से ही, मैथमेटिक्स पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो गणित के समस्याएं होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको हल करने से दिमाग जो होता है वो शार्प बनता है धीरे धीरे बचपन से। इसीलिए अब मैथमेटिक्स पर इतना जोर दिया जाता है। क्यों हमेशा भारत सरकार 10वीं तक सभी सब्जेक्ट को एक बार को हटा भी सकती है, गणित को क्यों नहीं हटाती है? क्योंकि वो आपकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है। मैथमेटिक्स में जो जितना अच्छा होता है, बाकी चीज़ों को समझने की उसकी तार्किक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। जिसका गणित जितना अच्छा होगा वो उतना ही अधिक तार्किक होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मैथमेटिक्स इसीलिए बचपन से इतना ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। बचपन से ही सबसे, मुझे पता है बहुत सारे लोग गणित पसंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लॉजिकल एबिलिटी को डेवलप कर पाने में स्कूल नाकाम होता है। और अगर बचपन से गणित पर जितना ज़्यादा जोर दिया जाता है, अगर बच्चे को इंटरेस्ट उसमें जगाया जाए, तो उसकी रीजनिंग की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और डिसीजन लेने की क्षमता, हर जगह क्यों आपको रीजनिंग जैसी चीज़ें दिखती, क्योंकि डिसीजन लेना होता है आपको, डिसीजन एबिलिटी वगैरह शार्प होता जाता है। इसीलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बचपन से लेकर कभी भी आपका गणित पीछा नहीं छोड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी होता है आपके बौद्धिक क्षमता के डेवलपमेंट के लिए कि आप डिसीजन किस प्रकार से लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। अगला क्या है, डिजिटल जागरूकता और कौशल के बारे में उनकी ज्ञान विज्ञान को जांचेगा। अपने स्मार्टफोन पर सरल कार्यों को पूरा करने में सक्षम हैं कि नहीं है, ये भी जांचा गया है। स्मार्टफोन का उपयोग बच्चों को आ पा रहा है कि नहीं, इसका भी जांच करेगा असर रिपोर्ट। आकांक्षाएं क्या हैं, वे क्या बनने की आकांक्षा रखते हैं, उनके आदर्श कौन हैं, ये सब चीज़ों पर जांचा गया। बचपन में आपके जो आदर्श होते हैं उससे आपका फ्यूचर पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता आदर्श शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है। गतिविधि, नामांकन में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 14 से 18 आयु वर्ग के 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान नामांकित हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का प्रतिशत 14 वर्षीय किशोरों के लिए 3.9%, 18 वर्षीय किशोरों के लिए 32.6% है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, कॉलेज स्तर के युवाओं द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना 16.2% दिखती है। अधिकांश युवा कम अवधि 6 माह या उससे कम के पाठ्यक्रम ग्रहण कर रहे हैं। क्षमता, बुनियादी कौशल, 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग 25% बच्चे अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ धारा प्रवाह पढ़ सकने में सक्षम नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। उनमें से आधे से अधिक गणित में विभाजन, 3 अंकीय संख्या का विभाजन 1 अंकीय संख्या से करने में समस्या रखते हैं। 14 से 18 आयु वर्ग के केवल 43.3% बच्चे ही ऐसी समस्याओं को सही ढंग से हल कर पाते हैं। 3 अंक का डिवीज़न 1 अंक की किसी संख्या से नहीं कर पाते हैं। 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बात हो रही है। बचपन वाले बच्चों की 10 साल से कम उम्र के बच्चों की बात नहीं हो रही है, वो तो गलत करते ही हैं। ये 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बात हो रही है। 9-10 के आसपास के बच्चों की बात हो रही है, ये है ना। प्रतिदिन गणना, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 85% युवा पैमाने का उपयोग करके लंबाई माप सकते हैं। जब प्रारंभिक बिंदु 0 सेंटीमीटर हो, शुरुआती बिंदु का स्थानांतरीकरण भी अनुपात 23 से गिरकर 39% हो गया। कुल मिलाकर 50% युवा अन्य सामान्य गणनाएं कर सकते हैं, गणनाएं वगैरह कर सकते हैं। 50% के आसपास में युवा, अपने भारत के टीनेजर्स की बात हो रही है। यही एज ग्रुप होता है छपरी बनने का। इस एज ग्रुप में अगर उनको सही से एजुकेशन नहीं दो तो छपरी तो बन ही जाएंगे वो। इसीलिए यहाँ पर बात ही असर में ये रिपोर्ट सामने आया है कि सही से पढ़ते लिखते नहीं हैं और ना तो गणित आता है, ना पढ़ना आता है और सही से लंबाई चौड़ाई भी नहीं माप पाते हैं। किस तरह के बच्चे होते हैं वो समझिएगा ज़रा। और क्यों है ये सबसे बड़ा मुद्दा, क्यों है इस तरह के, क्यों है? राज्य का काम होता है बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ का देखभाल करना, स्टेट का काम होता है। राज्य मतलब बिहार राज्य नहीं, भारत सरकार और बिहार राज्य दोनों की मैं बात करूँ। स्टेट, राज्य का काम, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट, आर्टिकल 12 वाला स्टेट, लेकिन वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, इसलिए देश का संसाधन विनाश के कगार में पहुंच रहा है। ओके, दैनिक जीवन में उपयोग, जो बच्चा कक्षा 1 या उससे ऊपर का पाठ पढ़ सकता है उसमें से लगभग 2/3 लिखित निर्देशों को पढ़ने और समझने का आधार पर 4 में से कम 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकने में सक्षम है।
वित्तीय गणना, जो युवा घटाव या अन्य गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, उनमें 60% से अधिक बजट प्रबंधन करने में सक्षम है। 37% छूट का अनुप्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 10% ही पूर्व भुगतान की गणना कर सकते हैं। मतलब पैसा कौड़ी से संबंधित जो गणना है ना, वो उसका आंकड़ा भी थोड़ा सा दिया गया है। डिजिटल जागरूकता के बारे में अब देख लेते हैं थोड़ा सा। डिजिटल पहुंच, सभी युवाओं में लगभग 90% के पास घर में स्मार्टफोन है, वे इसका उपयोग करना जानते हैं। 90% के पास में स्मार्टफोन है, ये तो आपको ही पता होगा। भले ही वो छोटा सा दिखता है, 14 साल 18 साल के बच्चों के पास हमसे ज़्यादा अच्छे फ़ोन होते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, महंगे महंगे फ़ोन होते हैं और उसमें रील बना के नाचते रहते हैं, तो उनके पास फ़ोन तो है ही। 90% घरों में बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। बालकों की तुलना में बालिकाओं के स्मार्टफोन या कंप्यूटर उपयोग करना कम आता है। हमेशा से ये समस्या रहा है। क्यों कम आता है? क्योंकि उनको कम पहुँच होती है इन चीज़ों तक। ठीक है। संचार व ऑनलाइन सुरक्षा, सर्वेक्षण में शामिल सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले सभी युवाओं से केवल आधे ही ऑनलाइन सुरक्षा सेटिंग से परिचित हैं। इंस्टाग्राम चलाना सब जानते हैं, ये सारे युवा जानते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी क्या होती है ये चलाना, ये उनको नहीं पता होता है। किस लिंक पर क्लिक करना है, कहाँ पर नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, फ़ोन सिक्योरिटी क्या होता है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। ठीक है। डिजिटल कार्य, 70% बच्चे किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए इंटरनेट ब्राउज करना जानते हैं। लगभग 2/3 किसी विशिष्ट समय के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं। अब मेरी बातों को सुनिएगा। मैं जब आपको बोलता हूं कि पढ़ के जल्दी नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाइए यहाँ से। क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि आपके बाद की जो जनरेशन आने वाली होती है, हमेशा वो ज़्यादा जागरूक होती है टेक्नोलॉजी को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। 2008-9 में जो यूपीएससी के पेपर होता था, वो अगर आज आपको मैं दे दूँ तो आपको मजाक लगेगा। वो उसमें से बहुत सारे सवाल आप धड़ल्ले से उड़ा देंगे, क्योंकि उस समय के युवाओं के जागरूकता के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से वो पेपर कठिन होता था। आज आपके लिए वो पेपर कठिन नहीं होगा। आज आपको 64वीं और 65वीं बीपीएससी का पेपर आसान लग सकता है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि युवाओं के जनरेशन में, आने वाली पीढ़ियों के बीच में गैप होता है ज्ञान का, नॉलेज का, एक्सप्लोर का, इंटरनेट को यूज़ करने का। आप जितना अच्छा इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, आपसे पहले वाली पीढ़ी उतना अच्छा इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रही थी। तो अगर आप अभी पास नहीं हुए पिछले अगले कुछ सालों में, तो आने वाली जनरेशन होगी, वो फिर आपको रिप्लेस कर देगी, क्योंकि उसके अंदर आपसे अधिक क्षमता होती है हमेशा ही। ये ठीक है, समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको। देखिए, इस उम्र में, वो 14 से 18 वर्ष की उम्र में, आप कितने लोग आप में से हैं जो इंटरनेट ब्राउज करके अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेते थे? आज भी नहीं कर पाते बहुत सारे। तो वो अभी 70% बच्चे हैं। ये जनरेशन जब आगे आएगा अलग अलग एग्जाम में, तो उनके लिए इंटरनेट और बाकी चीज़ों तक पहुंच बेहद आसान होगा। वो आपसे ज़्यादा जागरूक होंगे। इस चीज़ को समझिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल मैप का उपयोग कर सकते 1/3 से अधिक बच्चे। इन सभी कार्यों में बालक बालिकाओं से बेहतर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। बालिकाओं से बालक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। डिजिटली चीज़ों में ये जो बच्चे हैं, ये पारंगत हैं, अभी से पारंगत हैं। 14 वर्ष 18 वर्ष की उम्र में वो पारंगत हैं। पैसे भी कमा लेते हो, तो नाच गा के इंस्टाग्राम पर रील बना के, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो ये चीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डिजिटल चीज़ों को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं। आपके घर में आज अगर 3 से 4 साल का कोई बालक होगा, तो फ़ोन को आप, हो सकता है कि आपसे अच्छा ऑपरेट कर ले, क्योंकि उसको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, वो ज़्यादा फ्रेंडली होता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में उजागर प्रमुख चिंताएं कौन सी हैं? बुनियादी गणना ज्ञान का निम्न स्तर है। सपाट अधिगम प्रक्षेपण है। समय के साथ छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। शैक्षणिक प्रगति में जीरो हैं, डिजिटल चीज़ों में हीरो हैं ये लोग। ये चीज़ तो दिख रहा होगा आपको। मैथमेटिक्स आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, लिखना आता नहीं, लेकिन ऑनलाइन चीज़ों के बारे में काफ़ी जागरूक हैं। और आने वाला समय ही तो ऑनलाइन का है, इंटरनेट का है, डिजिटल चीज़ों का, स्मार्टफोन का है। हो सकता है कल को स्कूल में जो एग्जामिनेशन हो, वो लिखित ना होकर किसी और माध्यम से हो, ये भी तो हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जोड़िए, कनेक्ट कीजिए, विश्लेषण कीजिए थोड़ा सा। पाठ्य चर्चा संबंधी बाधाओं से उत्पन्न चुनौती, तीव्र शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा। अब कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है पाठ्य चर्चा संबंधी? तो तीव्र शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा है। माता पिता की इतनी आकांक्षाएं होती हैं कि बच्चे बहुत तरह दब जाते हैं। बनना होता है क्रिकेटर, बन जाते हैं कुछ भी नहीं, है ना। तो माता पिता की एक आकांक्षाएं, तीव्र शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, व्यापक कोचिंग,
परिवारों द्वारा भारी खर्च में तब्दील हो जाती है। और इस खर्च के बोझ तले कौन दब जाता है? तो वो स्टूडेंट दब जाता है, बच्चा दब जाता है। इन सब के कारण परीक्षा का दबाव बढ़ जाता है। परीक्षा परिणाम खराब होने पर छात्र उसके परिवार गंभीर निराशा के शिकार होते हैं। अति महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षा प्रणाली में अति महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम पाया जाता है। इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि कई छात्रों में बेहद अधिगम की कमी होती है। वे ग्रेड स्तर के पाठ्यक्रम को संभाल कर रखने में अक्षम होते हैं। मतलब भारत के शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा बोझिल है और बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। इतना बोझिल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। भारत के 2 राज्य 2009 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और तो नीचे से दूसरे स्थान पर, अंतिम स्थान पर किर्गिस्तान रहा, उससे ऊपर रहे थे भारत के राज्य। आप समझ सकते हैं कि भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रेजुएशन के बाद तो कुछ सही भी हो जाता है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम वो कोई भी उसका स्टैंडर्ड नहीं बन पाया अभी तक, और दुनिया में जो स्टैंडर्ड है उससे कम से कम पिछड़ा हुआ पाया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। अस्पष्ट आकांक्षाओं से उत्पन्न चुनौती अध्ययन के लिए प्रेरित नहीं करता है। अध्ययन में ये भी पाया गया कि जो बालक होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो 12वीं के बाद पढ़ाई करने को जारी करने को लेकर अनिश्चित थे थोड़ा सा, और उनका था कि आय अर्जन में लग जाएं। महिलाओं का था कि कम से कम ग्रेजुएट कर जाएं हम। ओके, आश्चर्यजनक नहीं है कि वर्तमान में स्कूल या कॉलेज में नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का अनुपात आयु वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। 14 वर्ष की उम्र 3.9%, 16 वर्ष की उम्र 10.9%, 18 वर्ष की उम्र 32.6% तक युवा हैं जो स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं। अस्पष्टता कमी, जब छात्रों के लिए अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने की बात आती है तो उनके पास स्पष्ट मार्गदर्शन की कमी होती है। कई छात्र इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, उन्हें कितनी शिक्षा की आवश्यकता है और किस प्रकार की नौकरी का लक्ष्य रखना चाहिए। आज भी नहीं पता होता है। एक ही साथ यूपीएससी का भी, बीपीएससी का भी, बीएसएससी का भी, इंस्पेक्टर का भी, और कोई ग्रुप डी का निकला तो उसका भी फॉर्म भर देते हैं कि चपरासी से लेकर कलेक्टर तक कहीं तो माजी मार ही लेंगे। तो इस तरह का सिस्टम जब होता है, और ये तो मैं एक क्षेत्र की बात बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अनिश्चितता होता है भविष्य को लेकर, क्योंकि बचपन से उस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है बच्चों को। आजकल का ज़माना, पढ़ाई लिखाई का दौर बिल्कुल अलग हो गया है। आपको उसी हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कोई रोल मॉडल नहीं होता है। असर रिपोर्ट में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल छात्रों में 42.5% बालक और 48% बालिकाओं के पास अपने इच्छित कार्य करने के लिए कोई रोल मॉडल था ही नहीं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है मैंने। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा इन सभी चीज़ों को, और यूज कीजिएगा। बिना यूज के ये सारा कुछ बेकार हो जाएगा। अपने आंसर राइटिंग में, लेखन में, निबंध लेखन में इसको अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो ये पूरा बेकार हो जाएगा आपके लिए। ओके, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ दिखाता हूँ आपको क्या है। और आज केवल आज का ही न्यूज़ नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कल का भी न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ। कल सारे लोग राम भक्ति में बिल्कुल डूबे हुए थे, उस कारण से मैं पढ़ा भी नहीं पाया, इतने ज़्यादा गाजे बाजे बढ़ रहे थे यहाँ पर। तो इसलिए आज मैं कल के न्यूज़ को भी कवर करूँगा। डिटेल वीडियो होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, आप ही के लिए है सारा कुछ। ओके, देखिए क्या है न्यूज़ कल एक आया था कि 81% लोगों ने बोला है कि हम इसको अपनी हामी भरते हैं, किस चीज़ को लेकर, कि देश में एक इलेक्शन होना चाहिए एक साथ, पूरे राज्य और केंद्र का। आपको पता ही है कि जब पहली बार भारत में केरल राज्य में नेहरू जी के गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, कहाँ पर, तो केरल में सीपीआई की, उसको हटाकर जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था देश में नेहरू जी के गवर्नमेंट के द्वारा। नेहरू जी लोकतांत्रिक थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उनको यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया। उसके बाद से देश में जो साइमल्टेनियसली इलेक्शन होते थे, एक ही साथ पूरे देश और राज्य में इलेक्शन होते थे, उसका धरा टूटना शुरू हुआ। फिर इंदिरा जी की गवर्नमेंट आई। इंदिरा जी ने तो न आओ देखा न ताओ, कोई मुंह खोले तो राष्ट्रपति शासन, बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद से क्या हो गया, धीरे 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 करके देश में राज्य और केंद्र के जो चुनाव हैं वो अलग अलग होने लग गए। वर्तमान में क्या हुआ है कि राष्ट्रपति पहले के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नाम तो सुना होगा आपने, उनकी अध्यक्षता में एक सबसे बड़ी समिति का गठन किया गया। आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कोई समिति बनी हो, लेकिन रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रही है, विचार ग्रहण कर रही है, जगह जगह से पूछ रही है, ऑनलाइन भी पूछ रही है। 20,000 लोगों ने रिस्पांस किया। 81% ने बोला कि बिल्कुल इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसके खामी और इसकी उपलब्धियों को लिख कर रख लेंगे। 67वीं बीपीएससी मेंस में ये सवाल पूछा जा चुका है। ओके,
अगले न्यूज़ पर चलते हैं, अभी मैं डिटेल में बताऊँगा। अब देखिए कौन है ये, तो ये हैं योवेरी मुसेवेनी। अब इनका नाम इस तरह का है तो मैं क्या करूं, ये कहाँ के है भाई, तो ये युगांडा के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने बोला है कि हमें इस चीज़ के लेकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिग्रेट है हमें कि 1970 के बाद ईदी अमीन का आपने नाम सुना है, ईदी अमीन का नाम सुना है आपने? ईदी अमीन का नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने। ईदी अमीन दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह माना जाता है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा कि इंसान को भी खा जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नरभक्षी है ये तानाशाह। इस तरह के भी आरोप लगे। इंदिरा जी की जब गवर्नमेंट थी उस समय में युगांडा में उसने शासन कर रहा था और वहाँ से भारतीयों को उसने निकलने के लिए बोला था, नहीं निकलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद इंदिरा जी की गवर्नमेंट के समय में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था युगांडा से भारत के लिए। तो उसी दौर के लिए अभी वर्तमान के जो वहाँ के हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है प्रेसिडेंट को। उन्होंने बोला कि हमें उस चीज़ के लिए रिग्रेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ था। युगांडा के बारे में आपको पता ही है। आप उसका कैपिटल कहाँ है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। कई बार ईदी अमीन जो है इसको कभी सुनना हो तो BBC विवेचना आता है यूट्यूब पर, उसमें सुनिएगा इसको। बहुत ही खूंखार तानाशाह, दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाहों में इसका नाम आता है। हल्क जैसा दिखता था, 6-7 फीट लंबा चौड़ा, और इसीलिए आपको बोल रहा हूँ बार बार देखिएगा उसको सर्च करके। और मैं क्या बोलूँगा, युगांडा देश के राष्ट्रपति के बारे में अभी चर्चा हुआ है, तो इसका कैपिटल और इससे विषुवत गुजरती है कि नहीं, इसके बगल में कोई झील है, ये मैपिंग करेंगे अभी आप अफ्रीका को देखकर। युगांडा को देखिए, वहाँ से कर्क रेखा मकर रेखा विषुवत में से कौन गुजरती है, कौन सा झील है उसके बगल में, ये आप देखेंगे। बाकी चलते हैं अगले न्यूज़ पर। ओके, अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक भाषा है, कौन सी भाषा है, माधिका। क्या बोला जाता है उसको, MADHIKA। इसको बोलने वाले केवल 2 ही लोग बचे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों लोग हैं, ये दोनों बचे हैं। और ये कहाँ पर बोला जाता है, तो देखिए ये कर्नाटक, केरल और कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, इन सभी को मिक्स करके एक छोटी सी भाषा है जिसको बोलने वाले लगभग विलुप्त हो गए हैं। ये 2 लोग बचे हैं, इन दोनों के बाद इस भाषा को बोलने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इनको संरक्षित भी नहीं किया गया इस भाषा को, ठीक है। और कहाँ के हैं ये मुख्य रूप से, तो ये केरल कर्नाटक के इलाकों में रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, केरल का कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, चाकलिया समुदाय CHAKALIYA, ये कम्युनिटी जो है ये यहाँ पर बोलती थी इस भाषा के। अब देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, इस कम्युनिटी के बारे में पूछा जाएगा, माधिका भाषा के बारे में पूछा जा सकता है आपसे PT में, तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। और ये जो माधिका भाषा है इसमें सभी के मिक्सचर हैं, किसके किसके मिक्सचर हैं भाई, तो तेलुगु, तुलु, कन्नड़, मलयालम, इन सभी के इसमें मिक्सचर हैं। लेकिन आजकल के दौर में इस भाषा का बोलने वाला कोई बचा नहीं है, 2 लोग अभी केवल बोल रहे हैं और आने वाले समय में ये विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त हो भी जाएगी। ओके, और इन्होंने बोला, ये जो दोनों कपल हैं बूढ़े, इन्होंने बोला कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो हमारी माधिका भाषा बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और मलयालम भाषा ही उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसलिए मलयालम का प्रभाव उन पर ज़्यादा हो गया है, इसीलिए माधिका भाषा जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है। तो इस चाकलिया समुदाय को ध्यान रखिएगा और माधिका भाषा को ध्यान रखिएगा। यूनिक लैंग्वेज माना जाता है इसको, केरल के कन्नूर इलाकों में ये बोला जाता था। अभी तो केवल 2 ही लोग इसको बोलने वाले बचे हुए हैं, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ये SC कम्युनिटी के तहत आते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला न्यूज़ है आपका कि भारत सरकार कॉपर माइनिंग के लिए देश में कॉपर की खाने कहाँ कहाँ पर है, मैं ही थोड़ी सारा कुछ पढ़ाऊँगा, कुछ चीज़ें तो आपसे भी करवाऊँगा। कॉपर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है, राजस्थान वगैरह का नाम आता है क्या, खेती वगैरह खान कुछ याद आ रहा है, जो भी हो आप देखेंगे। लेकिन कॉपर को लेकर हम किस देश के साथ समझौता करने वाले आने वाले दिनों में, तो जाम्बिया के साथ समझौता करने वाले हैं। जाम्बिया कहाँ पर है, अफ्रीका में है ये जाम्बिया। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना के साथ भारत सरकार किस मेटल को लेकर समझौता कर रही है, किस चीज़ को लेकर, तो सिलिकॉन नहीं, लिथियम को लेकर समझौता कर रही है, किसके साथ, तो अर्जेंटीना के साथ। उसी प्रकार से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार कॉपर माइनिंग को लेकर
किसके साथ समझौता कर रही है, किस देश के साथ समझौता कर रही है? तो जाम्बिया के लिए अपना डेलीगेशन भेजा है भारत सरकार ने, इंडस्ट्री डेलीगेशन भेजा है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसमें बहुत सारे, और उन सभी को भेजा है जाम्बिया। बातचीत का दौर शुरू ही हो रहा है। इनिशियल जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कॉपर के बारे में तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा ही आने वाले वीडियोस में, लेकिन आज बस आपको ये जानना चाहिए, कल के न्यूज़पेपर में था ये कि जाम्बिया के लिए भारत सरकार ने डेलीगेशन भेजा है। किसके लिए? कॉपर माइनिंग से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। जाम्बिया दुनिया में कॉपर उत्पादन प्रमुख देश है और आने वाले समय में भारत सरकार और जाम्बिया गवर्नमेंट के बीच में आपको ज्वाइंट वेंचर देखने को मिल सकता है, जिसमें कॉपर का प्रोडक्शन हम लोग कहाँ से करेंगे? तो जाम्बिया से करेंगे। अब जाम्बिया को थोड़ा सा मैं मैप पर आपको दिखा दूंगा, जिससे आपका ज्योग्राफी में थोड़ा सा मैपिंग हो जाएगा और मैपिंग से ही सवाल पूछा जाएगा सबसे पहला तो, क्योंकि जाम्बिया के आस पड़ोस का देश और उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ओके, देखिए ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर आपको जाम्बिया दिखेगा। जाम्बिया की सीमा किससे किससे लगती है? तो अंगोला से, नामीबिया से, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये ध्यान में रहेगा, ये सारे के सारे बाउंड्री इसका। कर्क रेखा जाम्बिया से नहीं गुजरती है, बल्कि जिम्बाब्वे के नीचे यहाँ से गुजरती है, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से। ये आपका युगांडा है, युगांडा के पास में यहाँ पर देखिएगा लेक विक्टोरिया आपको दिखाई देगा फिजिकल मैप में। तो अफ्रीका के मैपिंग जरूर ध्यान में रखिएगा, जाम्बिया के बारे में विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आप मुझे युगांडा और जाम्बिया की कैपिटल के बारे में बताएंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है, कल प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के उद्घाटन के पश्चात एक स्कीम को अनाउंस किया, एक योजना अनाउंस किया, जिसमें क्या है, 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर के लिए पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस योजना का कल शुभारंभ किया है। इस योजना का क्या नाम है? इसका योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका नाम है। इसके बारे में अभी डिटेल में जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया गया है कि 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफ टॉप प्रोवाइड करवाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। कल उन्होंने जब वहाँ पर राम मंदिर में शिलान्यास के पश्चात से एक गिफ्ट के तौर पर दिया कि भाई देश भर में जितने भी परिवार हैं उनमें से 1 करोड़ परिवार को हम क्या देंगे? सोलर रूफ टॉप पढ़ाई कर आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाया जाएगा, बस यही था। अब इसमें हुआ है क्या? तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी के बिल से लेकर भारत सरकार का जो बिजली का उत्पादन पर दबाव है, अगर 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लग जाता है तो बहुत ही बड़े स्तर पर पावर प्लांट जो होते हैं उनके कोयला का मांग जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में बिजली की डिमांड कम होगी। तो जब बिजली का डिमांड कम होगा तो उसके सप्लाई पर भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ पूछ सकता है आपसे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों के लिए सोलर पैनल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा? बिजली का उत्पादन होगा और घरों को बिजली के लिए सरकारी स्रोत पर या अन्य किसी स्रोत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब इस योजना के बारे में डिटेल में जानकारी अभी तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि बजट में इस योजना को और डिटेल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एज ऑफ जुलाई 31, 2023 ओनली 2.2 गीगावाट 1 गीगावाट इज 100 मेगावाट वर्थ ऑफ रूट टॉप जो इंस्टॉलेशन है वो भारत में हुए हैं। बहुत ही कम स्तर पर अभी भी भारत में सोलर पैनल लगे हुए हैं घरों के ऊपर में। तो इसको अगर बढ़ा दिया गया तो बिजली का मांग अपने आप में ही कम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? तो वो रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था कि आपके जो घर में गैजेट्स पड़े होते हैं पुराने, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो होते हैं, उनमें रेयर अर्थ मेटल बहुत सारे होते हैं। नीदरलैंड जैसे देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसी में से रेयर अर्थ मेटल को हम बाहर कर लें, जिससे हमें माइनिंग पर और इंपोर्ट करने पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़े। अब रेयर अर्थ मेटल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इसके बारे में इस न्यूज़ में तो कुछ नहीं है। रेयर अर्थ मेटल के बारे में ज़रूर जान लीजिए थोड़ा सा। रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं 17 धातुओं का एक समूह होता है। इनमें स्कैडियम, यांट्रियम के अलावा आवर्त सारणियम 15 लेंथेनाइट शामिल होते हैं, जो लेंथेनाइट्स के समान भौतिक व रासायनिक गुण युक्त होते हैं। रेयर अर्थ मेटल कुछ ऐसे मेटेलिक खनिज होते हैं, संपदा होते हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। सामान्य तौर पर
इसका उपयोग मिसाइल बनाने में भी किया जाता है और भी बहुत सारे जो हाई कंप्यूटिंग सिस्टम वगैरह बनते हैं उन सभी जगहों पर रेयर अर्थ मेटल का उपयोग किया जाता है। अपने भारत राज्य के अरुणाचल प्रदेश में इसकी बहुतायत में उपलब्धता है, बाकी चीन में काफ़ी बड़े स्तर पर पाया जाता है। ये 17 मृदा दुर्लभ धातुओं में सीरियम, डिस्पेसियम, एबीरियम, यूरोपियम, गैलेडेनियम, होल्मियम, लैथिनम, ल्यूटेटियम और भी बहुत सारे चीज़ शामिल हैं 17 दुर्लभ मृदा धातु में। इन खनिजों में अद्वितीय चुंबकीय, संदीप्त या विद्युत रासायनिक गुण होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इनके अंदर विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ये विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा आदि कई आधुनिक तकनीकों में इसका उपयोग किया जाता है। और इस पर एकाधिकार किसने बना रखा है, तो चीन ने बना रखा है, क्योंकि उसके यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। यहाँ तक कि भविष्य की प्रौद्योगिकी में भी इसका उपयोग की आवश्यकता है। भविष्य में जो उपयोग होगा, चाहे वो सुपर कंडक्टर हो, चाहे वो कुछ भी आप हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था की बात करें या कोई भी भविष्य की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें इसका उपयोग भारी स्तर पर किया जाएगा। इन्हें दुर्लभ मृदा कहा जाता है क्योंकि पहले इन्हें इनके ऑक्साइडो रूप से निकालना तकनीकी रूप से मुश्किल था। यह कई खनिजों में विद्यमान होते हैं, लेकिन आमतौर पर कम सांद्रता में इन्हें किफ़ायती तरीके से परिष्कृत किया जाता है। चीन का एकाधिकार है इस पर। चीन ने समय के साथ दुर्लभ मृदा धातुओं पर वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि एक बिंदु पर इसने दुनिया के 90% दुर्लभ मृदाओं का उत्पादन किया था। 90% जो मृदाएं दुर्लभ मृदा धातु का उत्पादन होता है, रेयर अर्थ मेटल का उत्पाद, उस पर चीन का प्रभुत्व एक समय बना हुआ था। वर्तमान में हालांकि 60% तक कम हो गया है। शेष मात्रा का उत्पादन अन्य देशों द्वारा किया जाता है, जिसमें क्वाड, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह शामिल हैं। 2010 के बाद से चीन ने जापान, अमेरिका, यूरोप के हेयर अर्थ सप्लीमेंट पर रोक लगा दी थी। तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में छोटी छोटी इकाइयों के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में इसका उत्पादन इकाई शुरू की गई। फिर भी संसाधित दुर्लभ मृदाओं का प्रमुख हिस्सा चीन के पास है। इसके पास नेचुरल तरीके से ये है और इसके आधार पर पूरे दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में अन्वेषण का कार्य खान ब्यूरो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है और भारत के पास भी कुछ कुछ जगहों पर मौजूद है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है। भारत ने IREL जैसे सरकारी निगमों को प्राथमिक खनिजों का एकाधिकार प्रदान किया है। तटीय राज्यों में पाए जाने मोनाजाइट वगैरह हमें इसमें शामिल किया है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड दुर्लभ मृदा ऑक्साइड कम लागत, कम प्रतिफल वाले अपस्ट्रीम प्रक्रियाएं का उत्पादन करती हैं। इन्हें उन विदेशी फार्मों को बेचती हैं जो धातुओं को निकालते हैं और अंतिम उत्पादन वगैरह करते हैं। भारत में दरअसल में कम पाया जाता है। आपको पहले ही मैं बार बार बता रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में पाया भी जाता है, लेकिन अभी भी हम इसके लिए आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। हमें बहुत ही बड़े स्तर पर चीन से इसको मंगाना पड़ता है और भी यूरोप और अफ्रीका के कुछ देश जो हैं वहाँ से हमें इसको मंगवाना पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो हमें इसके लिए और भी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और आज के न्यूज़ के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है, ई कचरा, वो काफ़ी बड़े स्तर पर हमारी मदद कर सकता है रेयर अर्थ मेटल को ग्रहित करने में। जितने भी ई कचरा होते हैं उसमें से अगर हम फिर से जो उसमें उपयोग किए गए रेयर अर्थ मेटल हैं उनको निकालें, सही से उसको परिष्कृत करके रिसाइकल कर लें, तो हम अच्छा खासा उसको उपयोग करके बचत कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सुधार कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। इस चीज़ को लेकर वो न्यूज़ था। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये एक भारत सरकार की योजना है जिसके बारे में लक्ष्य रखा गया है। योजना क्या है? तो एसेट्स मोनेटाइजेशन ड्राइव लाइकली टू जनरेट 1.5 लाख करोड़ दिस फिजिकल लेड बाय माइनिंग। ठीक है भाई, देखो दरअसल इसमें है क्या, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम। अब ये क्या है भाई? तो भारत सरकार की जो परिसंपत्ति है अलग अलग, खान खनिज से लेकर हाईवे से लेकर, भारत सरकार की कोई ऐसी परिसंपत्ति जिसका भारत सरकार उपयोग नहीं कर रही है, कोई ऑडिटोरियम भी हो सकता है भारत सरकार का, कोई सड़क भी हो सकता है, कोई छोटा सा ज़मीन का प्लॉट भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी भारत सरकार का है, उसको भारत सरकार क्या करती है? मोनेटाइजेशन करवाती है। मोनेटाइजेशन का मतलब उसका उपयोग करके मुद्रा कमाने का लक्ष्य रखती है। इस फिस्कल ईयर में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हम लोग नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जनरेट करने का हम लक्ष्य रख रहे हैं, जिसमें माइनिंग से लेकर हाईवे से लेकर और भी बहुत सारे एसेट्स को भारत सरकार मोनेटाइज करती है, किसी को दे देती है लीज पर 15 साल, 20 साल, 10 साल, 50 साल, 60 साल कि आप इसका उपयोग करो, उपयोग करके हमें पैसा दे दो। यही है, सीधा सा बात यही है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, कब बजट में ये अनाउंस हुआ था ये भी बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश के इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, क्योंकि भारत सरकार के ऐसे एसेट्स जो काम में नहीं आ रहे हैं, जो पड़े हुए हैं बस,
उसका उपयोग करके अगर मोनेटाइजेशन हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना हो, अच्छी चीज़ है ये तो। नीति आयोग के जो इससे पहले के सीईओ थे अमिताभ कांत, उनका था कि भाई रिसाइकल वाले, रीयूज वाले अर्थव्यवस्था का उपयोग किया जाए, जिसमें एक ही चीज़ को बार बार उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन जनरेट कर सकते हैं, मनी को जनरेट कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है, पैसे को जनरेट कर सकती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग का ही बेहतरीन प्लान था ये कि भाई इस तरह की चीज़ें किए जाएँ देश में। लेकिन कई सारे आलोचक बोलते हैं कि ये क्या है, देश की संपत्ति को गिरवी पर रखने जैसी बात भी होती है कि भारत की सरकार की संपत्ति गिरवी पर रख के पैसे कमा लो। तो ये इसका क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आलोचनात्मक पक्ष भी आपको पता होने चाहिए और इसका पक्ष में भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ओके, देखिए ये स्कीम क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 4 वर्ष की अवधि 22 से 25 सड़क, रेलवे, बिजली, तेल, गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की प्रमुख संपत्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता था। जिस समय इसको लाया गया तो उस समय एमएनपी की आवश्यकता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विफलता। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, पीएसयू वगैरह हैं, जब उनकी विफलता हो जाती है तो भारत सरकार उनके एसेट्स को क्या करती है, उपयोग करके किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देती है। प्राइवेट प्लेयर उससे पैसा बनाकर भारत सरकार को कुछ हिस्सा प्रदान कर देता है। एमएनपी की आवश्यकता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विफलता, लागत में वृद्धि। कुछ मामलों में परियोजनाओं का कार्य पूरा होने से समय लग जाता है, पूरा होने में लागत में वृद्धि हो जाती है, तो उस एसेट्स को भारत सरकार क्या करती है, किसी प्राइवेट प्लेयर को दे सकती है। ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, जितना उसका रखा गया था कि भाई इस पर इतना खर्च करना, उससे ज़्यादा जब खर्च हो जाता है तब ऐसी स्थिति बनती है। सार्वजनिक उपक्रमों की विफलता का अन्य कारण, श्रम सुधारों को लागू करने में अनिच्छा, अंतर मंत्रालय विभागीय समन्वय की कमी और अच्छे कुशल वर्कर्स की कमी, और जो लाल फीताशाही होती है वो सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार की कंपनियों को विफल बनाने में। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण से सरकार की जो कंपनियां हैं, जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं हो पाता है ना। एनएमपी का महत्व क्या है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। एमएनपी कम से कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्ति को उपयोग करके मनी को जनरेट करता है, इकोनॉमी में योगदान देता है। 1.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा रकम है भाई, बहुत ही बड़ा रकम है, हमारे रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा कवर कर लेगा। इस प्रकार से प्राप्त धन को कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पुनर्निवेश करके ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी परिसंपत्ति के संवर्धन में भी परिकल्पना करता है। मतलब कि इससे जो पैसा कमाएंगे उसको हम कहीं और लगा सकते हैं, बस यही बात यहाँ पर बोला गया है। 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली में बुनियादी ढांचे का समर्थन करने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 40% के कुल भार है। और इस तरह के जो उद्योग हैं इनमें भी हम एमएनपी को अपनाने वाले हैं। लेकिन आलोचना भी पहले मैंने कर दी इसकी कि कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार सरकारी जो संपत्ति है उसको बेच कर पैसा कमा रही है, उसको गिरवी रख के पैसा कमा रही है। अब बेच नहीं पा रही तो गिरवी रख के पैसा कमा रही है। सरकारी संपत्ति को पट्टे पर रखना कहीं से भी सही नहीं लगता है, ऐसा कुछ लोग आलोचना करते हैं। एमएनपी से जुड़े हुए चुनौती क्या है, करदाताओं के पैसे का मुद्दा। करदाताओं ने इन सार्वजनिक संपत्तियों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है, इसलिए इसे निजी पार्टी द्वारा इसको उपयोग करने पर पुनः भुगतान करना तर्कसंगत नहीं लगता है। जब करदाताओं ने इसके लिए उपयोग कर दिया है और करदाताओं के पैसे का उपयोग करके आपने इसको बनाया है, तो फिर से इसके लिए पैसा उगाही करना ये कहीं भी सही नहीं लगता है। संपत्ति और मुद्रीकरण का चक्र भी है। एमएनपी द्वारा नई संपत्ति सृजित होने तथा बाद में सरकार के लिए देनदारी है तो उसका मुद्रीकरण करने संबंधी दुष्तर्क निर्मित होने की काफ़ी संभावना है। कई सारे लोग अनुमान लगा रहे कि ये योजना विफल हो जाएगी क्योंकि कोई इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं। भारत सरकार झूठ मूठ का निवेश भी कर लेगी और पैसा भी फंस जाएगा भारत सरकार का। तो ये आलोचनात्मक पक्ष है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ साथ इसमें ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार की कुछ विशेष संपत्ति ही होगी जिसमें कोई पैसा निवेश करना चाहेगा। बाकी जो संपत्तियाँ होंगी भारत सरकार का उसमें कोई पैसा निवेश नहीं करना चाहेगा प्राइवेट प्लेयर्स, और इसलिए उसको मोनेटाइजेशन प्लान में अगर आप शामिल कर भी देते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। कुछ विशेष क्षेत्र ही होंगे भारत सरकार के जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहेंगे, जहां पर उनको मुनाफा दिखेगा। वो सरकार के जैसे उन क्षेत्रों में हाथ कतई नहीं डालेंगे जो सामाजिक उत्थान के लिए बनाया गया होगा। वो केवल और केवल पैसों के लेकर जहां पर उनका फ़ायदा होगा वहीं पर वो निवेश करेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट और कुछ इसके नुकसान भी बताए गए हैं। बेनिफिट क्या हो सकता है, जो संपत्ति आज बेकार पड़ी हुई है उससे पैसा जनरेट कर सकती है भारत सरकार। तो एनएमपी को समझिएगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कहा जाता है इसको, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कहा जाता है इसको। और इसका क्या है उद्देश्य, तो भारत सरकार की संपत्ति परिसंपत्ति को पट्टे पर रखकर पैसा कमाना, यही इसका प्लान है। ये ध्यान में रहेगा आपको।
और लक्ष्य रखा गया था कब, तो 2022 ईस्वी के आसपास इसका लक्ष्य रखा गया था। 2022 से 26 तक के लिए हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए हम इससे कमाएंगे। ओके, एनएमपी आपको ध्यान में रहेगा। अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और क्योंकि बहुत सारे टॉपिक थे ऐसे जिसको डिस्कस करना था, कहीं पर कुछ खामी रह जाती, कमी रह जाती तो आप कमेंट कीजिए, मैं सुधार कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।